हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेकर मैं आया हूं। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है अरस्तु, बी है न्यूलैंड, सी है लेवोसियर, डी है मेंडलीव। तो जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेवोसियर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है डोबेरिन का त्रिक नियम का पालन करता है। ए ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और डी है ए, बी, सी तीनों। तो डोबेरिन का त्रिक का नियम क्या था? उसने कहा था, डोबेरिन क्या कहता था पहले वो पता होना चाहिए। डोबेरिन का त्रिक का नियम ये था, तो उसने कहा कि भाई किसी भी तत्व, जैसे यहाँ पर 3 प्रकार के अगर तत्व है ए, बी, सी, अगर मुझे बी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है तो मुझे बी तत्व का अगर तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है तो उसने कहा कि पहले तत्व का परमाणु भार प्लस पहला तत्व और लास्ट अंतिम जो सी तत्व का परमाणु भार है, तत्व का परमाणु बटे 2 अगर हम ज्ञात करेंगे, मतलब ए तत्व का परमाणु भार प्लस सी तत्व का परमाणु भार अगर ज्ञात कर लिया, इसमें अगर 2 का भाग लगा दिया तो कौन से तत्व का आ जाएगा? बी का आ जाएगा। तो इसी को चेक करना है। देखिएगा यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम जानते हैं डोबेरिन त्रिक का नियम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीधा आपको पता है तीनों आप पालन करते हैं। लेकिन एक चेक करना है कैसे करते हैं। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम दे रखा है, सोडियम दे रखा और पोटेशियम दे रखा है। तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7, सोडियम का कितना होता है? 23 और पोटेशियम का कितना होता है? 39। मतलब अगर मुझे सोडियम तत्व का अगर मुझे नहीं पता है, फॉर एग्जांपल ये 23 मुझे नहीं पता है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब पहले तत्व का परमाणु भार और अंतिम तत्व का परमाणु भार बटे 2, तो इसका आना चाहिए मुझे 23 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर सोडियम तत्व का परमाणु भार मुझे ज्ञात करना है तो कैसे करूँगा? पहले तत्व का परमाणु भार लिथियम का परमाणु भार प्लस अंतिम जो तत्व है पोटेशियम तत्व का परमाणु बटा 2 आ जाएगा। तो पहले तत्व का परमाणु भार कितना है? 7 है मेरे पास और अंतिम कितना है? 39/2। तो 39 + 7 कितना हो जाएगा आपका? 39 + 7 हो जाएगा आपका 46/2। तो कितना हो जाएगा? 23। करेक्ट आंसर आ गया ना, 23। मतलब बीच के तत्व का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। ये जो रूल है, ये 3 तत्वों, ये जो 3 जोड़ी बनाई उसी पर लागू, हर एलिमेंट्स के लिए लागू ये जरूरी है नहीं। लोथर-मेयर वक्र, जो क्वेश्चन नंबर 3, लोथर-मेयर वक्र के अनुसार क्षारीय मृदा धातु को कहाँ रखा जाता है? तो पहले तो आपको लोथर-मेयर वक्र क्या था, किस प्रकार लोथर-मेयर वक्र है उसको पहले पता होना चाहिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। लोथर-मेयर को मैं पूरा ड्रॉ करके बताता हूँ। लोथर-मेयर वक्र जो बताया था उसने परमाणु आयतन और परमाणु भार दोनों के बीच में ग्राफ खींचा था। इसने बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम। देखिएगा कैसे उसने कहा जो आपकी क्षारीय धातु है, क्या बताया उसने? जो क्षारीय धातु वो टॉप पर रहती है, जैसे लिथियम यहाँ पर है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, टॉप धातु यहाँ ऊपर रहेंगी। फिर उसने कहा कि आपकी जो क्षारीय मृदा धातु है, मतलब जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये डिसेंडिंग कंडीशन में रहती हैं। और जो हेलोजन तत्व है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन और एस्टेनियम, ये आपके असेंडिंग पोजीशन पर रहेंगी। जबकि जो भारी तत्व हैं, जो हैवी एलिमेंट है, भारी तत्व हैं, उसको उसने नीचे रखा था, बॉटम पर रखा था, जैसे क्रोमियम, कॉपर। तो ये पूरा ग्राफ खींचा था। अभी फिलहाल आपको जो प्रश्न पूछा है उसने कहा है कि जो क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु, वो उसको कैसे रखा था? तो ये कौन सी कंडीशन में रखा था? डिसेंडिंग। अगर आपको पूछे क्षार धातु किसमें, तो टॉप पर। अगर आपको पूछे हेलोजन तो असेंडिंग आ जाएगा। और हैवी एलिमेंट्स इस टेबल में कहाँ रखा था? उसने नीचे रखा था। ये पहली बार उसने ग्राफ बनाने की कोशिश की थी परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में। किसने? न्यूलैंड का। ये जो आपका ये रखा है लोथर-मेयर वक्र, लोथर-मेयर वक्र के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पर लोथर-मेयर जो वक्र है के अनुसार क्षारीय मृदा धातु को कहाँ पर रखा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु को कौन सी कंडीशन पर रखा है? डिसेंडिंग पोजीशन पर रखा है। टॉप पर किसे रखा गया? लिथियम, सोडियम क्षारीय धातु को, असेंडिंग में हेलोजन, और बॉटम पर जो तल पर रखा है हैवी एलिमेंट्स को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ए ऑप्शन परमाणु भार, बी परमाणु क्रमांक, सी विद्युत ऋणता, डी ऑक्सीकरण अवस्था। तो जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर थी? परमाणु भार पर आधारित थी। करेक्ट ऑप्शन है ए।
क्वेश्चन नंबर 5 है सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? ए मोजले, बी लोथरमेयर, सी मैंडलिफ, डी प्राउस्ट। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? मैंडलिफ। मतलब पहली बार पीरियोडिक टेबल बनाने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था? मैंडलिफ ने किया था। और मैंडलिफ की जो आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 6 मैंडलिफ की आवर्त सारणी में आवर्त व वर्ग क्रमशः थे। ए है 9 व 7, बी है 7 व 9, सी है 7 व 18, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब मैंडलिफ की आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे? 7 थे। वर्ग कितने थे? 9 थे। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंडलिफ ने किन तत्वों के परमाणु भार में सुधार किया था? ए दे रखा है यूरेनियम, बी दे रखा है बेरिलियम, सी है आयोडीन, तो डी है सभी। तो यहाँ ध्यान रखेगा मैंडलिफ ने तीनों ये जो तत्व दे रखे यूरेनियम, बेरिलियम और आयोडीन तीनों के परमाणु भार में सुधार किया था। तो इसको याद रखने का तरीका ये है यूरेनियम, बेरिलियम और आयोडीन। तो इसको ऐसे याद रखना है, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान। यू मतलब यूरेनियम, बेईमान का मतलब बेरिलियम और इंसान मतलब आयोडीन। तो यू बेईमान इंसान आपको याद रखना है, जिनके परमाणु भार में किसने सुधार किया था? मैंडलिफ ने किया था। किसने किया था? मैंडलिफ ने किया था। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है मैंडलिफ की आवर्त सारणी की कमी है। एक ही वर्ग के उपवर्गों के गुणों में असमानता, बी समस्थानिकों की स्थिति, सी हाइड्रोजन की स्थिति, डी सभी। तो यहाँ सी ये डी है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ग के उपवर्गों में भी असमानता थी। एक ही उपवर्ग में हैवी मेटल्स को भी रखा था और लाइट वेट मेटल्स को भी रखा था। समस्थानिक की स्थिति को समझा ही नहीं पाया, हाइड्रोजन की पोजीशन को कहाँ रखूँ वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैंडलिफ की आवर्त की ये सारणी की क्या है? कमियां। तो आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त व वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त है? तो आप जानते हैं अभी 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने? 18 वर्ग है। जबकि मैंडलिफ में कितने थे? 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। तो अभी फिलहाल जो है 7 आवर्त और 18 वर्ग है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ए परमाणु भार, बी परमाणु क्रमांक, सी विद्युत ऋणता, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस पर आधारित है? तो हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। जबकि मैंडलिफ की किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर थी। तो अभी यहाँ पर 10 का आंसर है बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है फोर्थ आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? फोर्थ आवर्त में मुझे पूछा गया ए 8, बी 32, सी 18 और डी है अपूर्ण। देखिएगा फोर्थ आवर्त से पहले सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिएगा आवर्त संख्या अपनी कितनी होती है? 7th आवर्त है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या, अगर तत्वों की संख्या मुझे पूछे तो 2 है, दूसरे में कितने हैं? 8 है, तीसरे में कितने? 8 है, फोर्थ में कितने? 18, फिफ्थ में कितने? 18, सिक्स में कितने? 32 और 7th अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट है। ठीक है। अगर आवर्त का नाम भी पूछे कि इस आवर्त को क्या कहते हैं, ये भी अगर एग्जाम में पूछे तो इसे कहते हैं अति लघु। क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त मतलब वेरी शॉर्ट। इसे कहते हैं लघु आवर्त, इसे कहते हैं लॉन्ग दीर्घ आवर्त, और इसे कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? अति दीर्घ। और इसे कहते हैं इनकम्प्लीट अपूर्ण आवर्त। फिलहाल हमें पूछा है फोर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 18। अगर पूछे इस तत्व का आवर्त का नाम भी क्या पूछे तो क्या कहेंगे? दीर्घ आवर्त। तो अभी तो पूछा 18, अगर आपको इसका आवर्त का नाम भी पूछे तो हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर आ जाएगा, सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 16 वर्ग मैंडलिफ के निम्न में से किस उपवर्ग के समान है? ए है 6b, 0, 6a, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये पूछा गया कि मैंडलिफ के आवर्त सारणी का उपवर्ग के समान किसके समान है? तो आप जानते हैं तो 16 जो वर्ग की मैंडलिफ की आवर्त सारणी है, तो ये जो मैंडलिफ की आवर्त सारणी थी तो आधुनिक आवर्त सारणी से ये कंपैरिजन पूछा गया है। तो इसको याद करने का देखिए तरीका मैं बताता हूँ, आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्ग हैं अपने पास। 18 वर्ग हैं। देखो फर्स्ट को तो कहा था उसने फर्स्ट ए, सेकंड को कहा था उसने सेकंड ए, फिर आपको यहाँ आ जाना 13 पर। इसको कहता है 3a, इसको बोला 4th ए, इसको बोला 5th ए, इसको बोला 6th ए, इसको बोला 7th ए और इसको बोला 0 ग्रुप। फिर 11 को बोला फर्स्ट बी, यहाँ बोला सेकंड बी, फिर यहाँ बोला थर्ड बी, 4th को बोला 4th बी, 5th को बोला 5th बी, 6th को बोला 6th बी, 7th को बोला 7th बी, 8 9 10 कॉमन था मतलब 8 दिया था। अभी फिलहाल क्या पूछा देखिएगा
16 वर्ग की मेंडलीव आवर्त सारणी, मतलब 16 को क्या बोला गया था, यहाँ पर 16 को 6 से बोला था। अगर आपको 7 पूछे तो 7th बी करोगे, अगर 4th पूछे तो 4th बी करोगे, अगर 12 पूछो तो 2nd बी बोला था। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में किस तरह से नामकरण किया गया, इस प्रश्न को पूछा गया, तो 6A यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, SPDF ब्लॉक में क्रमशः तत्वों की संख्या पूछी है। तो S ब्लॉक में कितने होते हैं, P में कितने, D में, F में कितने। तो यहाँ सारे ऑप्शन दे रखे, जानते S में आपके कितने होते हैं, 14 होते हैं, P में कितने होते हैं, 13 होते हैं, और D में कितने होते हैं, 14, और F में तो 14, लेंथेनाइट 14 और एक्टिनाइट 14, तो कितने हो गए, 28। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है IP1 का बढ़ता सही क्रम क्या है, मेरा ये पूछा गया। मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4 और इसका 2p5 होता है। मुझे पूछा गया IP1 पूछा गया है, मतलब IP1 अपनों को पूछा गया है, तो IP1 कैसे निकालेंगे ध्यानते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबसे ज़्यादा एक फुल फिल्डेड जो रहता है, पूर्ण पूरित कक्षा सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि अर्धपूरी जो होता है, अर्धपूरी जो होता है अपने आसपास से क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो 5 है, P में 6 होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है यहाँ पर देखेंगे कौन है, F फ्लोरीन है। फिर कौन आ जाएगा आपका, फ्लोरीन के बाद देखेंगे ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तुलना में देखेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा है क्योंकि अर्धपूरित है अपने आसपास वालों से, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन से। फिर बोरॉन आ जाएगा। अब मुझे क्रम पूछा है, बढ़ता क्रम पूछा है, तो पहले क्या आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या आ जाएगा मेरा, फ्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो आंसर करेक्ट ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए IP2, पहले पूछा था IP1, अब IP2 का बढ़ता सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं इसको आपको समझाता हूं। कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखिएगा इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1, 2p2, 2p3 और 2p4 और 2p5 होता है। अब आइए तो IP1 के लिए, अब IP2 के लिए क्या करेंगे कि IP1 ये पहले होता क्या, डेफिनेशन पता होना चाहिए। किसी वेलगिट गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, आयनन पोटेंशियल है, आयनन विभव है। अगर मैं यहाँ पर 2p1 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 2p में तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो क्या रहेगा 1s2 2s2 रहेगा, क्योंकि 1s2 2s2 2p1 था ना, ये 2p1 हो जाएगा, ये 2p2 हो जाएगा, ये 2p3 हो जाएगा, ये 2p4 हो जाएगा। अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो जानेंगे कि ये 4 है, ये 3 है, तो ये अर्धपूरित है। अर्धपूरित अपने आसपास वालों से ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर मेरा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर ये 2p1 है, ये 2p2 है, ये फुल फिल्ड है, S ब्लॉक, S पूरा कंप्लीट है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, बोरॉन, इसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बन। अब मुझे क्रम क्या पूछा है उसको भी ध्यान रखना है। यहाँ जो क्रम मुझे पूछा है उसको देख, ये जो क्रम है यहाँ पर बढ़ता क्रम पूछा है, तो बढ़ता क्रम में क्या करूँगा, तो सबसे पहले कार्बन करूँगा, है ना, फिर बोरॉन करूँगा, फिर नाइट्रोजन करूँगा, फिर फ्लोरीन करूँगा, फिर ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन कौन सा है मेरा, बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी करेक्ट आंसर है। नंबर 16 मेरा पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन मंदुता की इकाई क्या होती है, मोल, एम्पियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन मंदुता की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी आंसर करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन मंदुता का घटता क्रम कौन सा है। तो सल्फर पूछा गया है, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन मेरे को पूछा गया। इलेक्ट्रॉन मंदुता, इलेक्ट्रॉन मुझे एफिनिटी का क्रम पूछा गया, इलेक्ट्रॉन मंदुता का घटता क्रम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होता है इसका, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो 3p4 हो गया। ये कितना होता है 3s2 3p2, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 14 नंबर पर आता है। ये कितना हो जाएगा 3s2 3p3, क्योंकि 15 नंबर पर आता है। ये 3s2 3p5 17 पर आता है। अब पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, किसी भी अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 3p5, यहाँ 3p3, यहाँ 3p4, यहाँ क्या आ जाएगा 3p6। अब जो मैं क्रम देखूंगा तो ये 3p6 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो क्लोरीन मेरा सबसे ज़्यादा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी,
सिलिकॉन की, इसके बाद किसकी आ जाएगी आपकी, सॉरी इसके बाद सल्फर की आ जाएगी, इसके बाद किसकी क्या आ जाएगी, सिलिकॉन, इसके बाद किसकी आ जाएगी लास्ट मेरी फॉस्फोरस की आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो देखेंगे, यहाँ पर आपका आंसर जो है घटता क्रम पूछा है, तो घटता क्रम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट लिख दो। क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन लिख दूंगा, फिर सल्फर लिख दूंगा, फिर सिलिकॉन लिख दूंगा, फिर क्या लिखूंगा मैं, फॉस्फोरस लिखूंगा। मतलब इस क्रम को ऐसा करना पड़ेगा, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। जब ये क्रम है, ये मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता व विद्युत ऋणता वाला क्रमशः है। मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी फ्लोरीन की है। ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरीन व फ्लोरीन, फ्लोरीन व क्लोरीन, फ्लोरीन व आयोडीन, क्लोरीन व ब्रोमीन। पहले किसी क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का, तो क्या है क्लोरीन। विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन की विद्युत ऋणता क्रमशः होती है। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की पूछी है। तो आप जानते हैं फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है, जबकि क्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की तो होती है 4 सर, क्लोरीन की होती है 3 होती है, ब्रोमीन की आपकी 2.7 होती है, जबकि आयोडीन की जो है 2.5 होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आंसर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है मुझे, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, बंद ऊर्जा का सही क्रम क्या है। HF, HCl, HI, HBr, HBr, HF, HCl, HI, HF, HCl, HBr, HI। बंद ऊर्जा का पूछा गया है, बॉन्ड एनर्जी। तो जानते हैं, तो HF जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर तोड़ने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी किसमें, हाइड्रोजन और HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर HCl में, फिर H किस में आ जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन आ जाएगा, फिर किस में, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो किस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि जानते हैं, देखिएगा इसका थोड़ा क्रम आपको बता दूं, बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है सीधे परपेंडिकुलर होती है स्टेबिलिटी। मतलब बंद ऊर्जा बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा ही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे ही एसिडिक जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ के भी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और बॉन्ड एनर्जी के भी क्या होती है आपकी, बॉन्ड लेंथ के लिए भी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस क्रम को अगर पता है तो आप हर प्रश्न कर सकते हो। बंद ऊर्जा ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है तीनों चीज़ों के। मतलब HF, HCl और HBr और HI, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा। बट रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो HCl सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, HF सबसे कम। ऐसे एसिडिक कैरेक्टर भी HI की सबसे ज़्यादा होगा, इससे बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, HI की होगी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, क्रियाशीलता का सही क्रम पूछा है। HF, HCl, HBr और HI में क्रियाशीलता जानते हैं, सबसे ज़्यादा HF, सबसे कम HF होता है, फिर HCl, फिर HBr और HI। HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता कौन है, HI है। सबसे कम कौन है, HF है। तो ये ऑप्शन नंबर जो मेरा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, HF, HCl और HBr और HI। क्वेश्चन नंबर 22 है, 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम क्या होगा। ए है अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम, अनक्वार्डियम, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा 103 वाले तत्व का पूछा, 103। एक को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, 0 को बोलते हैं नील, और 3 को बोलते हैं ट्राई, और प्लस क्या होता है, ईएम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएम लगाते हैं IUPAC नामकरण में। तो अन, नील, ट्राई, फिर आई, ईएम होना ये चाहिए। लेकिन जब 2 आई आपस में होते हैं तो सिर्फ एक आई को काउंट करते हैं, एक आई को क्या करते हैं, नहीं काउंट करते हैं। अन, नील क्या आ जाएगा, ट्राई, ईएम आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए एग्जाम में ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई ऑप्शन भी दे रखा है। अपन जानते हैं सब में ईएम जोड़ते हैं, तो इसमें भी आई, क्योंकि दोनों आई होने पर एक ही आई को काउंट करेंगे। तो आंसर ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है, ये तो रॉन्ग हो गया, डबल आई वाला, बी हमारा करेक्ट आंसर राइट, अनिल ट्राइयम। क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु क्रमांक 115 वाले तत्व का IUPAC सिंबल क्या होगा। तो जानिए, देखिए 115 पूछ रहा है। एक को क्या बोलते हैं, अन, इस एक को क्या बोलते हैं, अन, और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। अन जो पेंटेनियम जो है वो कौन सा, मेरा बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, ऑल्ड्रोड एवं रोशो का मापक्रम किस पर आधारित है। ए बॉन्ड एनर्जी, बी आपेक्षिक इलेक्ट्रॉन घनत्व, सी जेड इफेक्ट, डी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आप जानते हैं ऑल्ड्रोड रोशो का जो मापक्रम था वो विद्युत ऋणता पर आधारित था, और इसका जो ऑल्ड्रोड रोशो का मापक्रम था वो जेड इफेक्ट, आप जानते हैं स्पेशल जेड इफेक्ट पर
ऑर्डर का मापदंड किस पर आधारित पर था, जेड इफेक्ट पर। ऐसे ही जानते हैं पॉलिंग का जो मापदंड था वो बॉन्ड एनर्जी पर था। मूलिकन का था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गणनी मुझे याद करनी है तो आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 कर देते तो होता था। ऐसे ऑल्डर रेशो, जेड इफेक्ट, ऐसे सैंडरसन का मापक्रम जो है वो आपेक्षिक इलेक्ट्रॉन घनत्व पर है। अभी फिलहाल पूछा ऑल्डर रेशो का, तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, सी हमारा है। क्वेश्चन नंबर 25 है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का सही क्रम है। सम इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान का सही क्रम क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करना है, मोर नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर आपको न्यूट्रल एलिमेंट लिखना है, फिर लेस पॉजिटिव, फिर मोर पॉजिटिव। इस क्रम में अगर आपने जमा दिया मतलब आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा सम इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो इलेक्ट्रॉन समान है कि नहीं है। नाइट्रोजन 7, 3 और इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। ऑक्सीजन 8 + 2 10, फ्लोरीन 9 + 1 10, 10 11 हो गया तो 1 निकल गया तो 10, एल्यूमिनियम 13 तो 3 निकल गए तो 10। अब पूछा है मोर नेगेटिव, तो सबसे नेगेटिव कौन है, N-3, फिर लेस नेगेटिव O2-, फिर लेस नेगेटिव F-, फिर न्यूट्रल को लिखो, फिर पॉजिटिव, फिर लेस पॉजिटिव। इस क्रम में लिखा मतलब आपका आंसर तुरंत दिखेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसी के साथ ही इस तत्वों का आवर्ती जो वर्गीकरण है उसको मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये प्रश्न मैंने ये आपको एक्सप्लेन किए हैं। और आपको और अच्छा ये वीडियो लगा तो ज़रूर बताइएगा। और भी प्रश्न आपको इस टॉपिक रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।